प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। पहले तो याद रखिए कि ये सेशन बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आपको जो पेपर में शामिल होना है प्रिय विद्यार्थियों, तो ये सेशन आपके लिए है समाजशास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। देखिए, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए समाजशास्त्र का ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, जो कि 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा था आप लोगों का, जिसमें कि मॉडल पेपर की वजह से भी ये सीरीज रोका गया था। 8 भाग जो है आप लोग को ऑलरेडी जो है उपलब्ध कराए जा चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। डीजे सर चैनल लिस्ट वाइज जो है वो रखा गया है। अब यहाँ पर हम लोग जो लेकर सेशन को बढ़ते हैं एडिशंस अपना 8वां भाग लेकर। 8 भाग तो हो चुका है, 9वें भाग को लेकर, ठीक है, जिसमें 161वें प्रश्न से यहाँ पर जो है डिस्कशन आप लोग के साथ किया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर करते रहना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर सेशन को लेकर आगे यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, और बनाते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को कुछ खास। देखिए 161, देखिए प्रश्न क्या है हम लोग का। हरित क्रांति का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, हरित क्रांति देखा जाए तो कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही ज्यादा क्रांति लाया ये। और हरित क्रांति उस समय आया हुआ था जिस समय हम लोग के देश में जो है खाद्यान्न की सबसे बड़ी समस्या थी उस समय देखा जाए तो हरित क्रांति ने क्या किया प्रिय विद्यार्थियों, कृषि उत्पादकता को इसने देखिए बढ़ाया है, लेकिन इसने पर्यावरणीय और आर्थिक असमानताएं की समस्याएं भी पैदा की है। तो ये देखा जाए तो ये भी चीज देखने को मिला, जैसे कहा गया कि गेहूं कृषि को जो है सबसे ज्यादा इसको लाभ मिला। इसमें कुछ विशेष राज्यों को, जैसे पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, तो कुछ विशेष राज्यों को ही इससे लाभ मिला। बल्कि और जो राज्य थे वो हरित क्रांति के मामले में देखा जाए तो वो उन पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। ये सभी चीजें हैं, लेकिन कृषि उत्पादकता को इसने बढ़ाया जबरदस्त तरीके से। हाइब्रिड बीजों का देखिए प्रयोग होने लगा, कीटनाशकों का भी प्रयोग देखिए बढ़ाया गया। 162वां देखिए प्रश्न क्या है विद्यार्थियों, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार कैसे हो रहा है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो शिक्षा को कई माध्यमों से जो है प्रसारित किया जाता है, जिसमें सरकारी योजनाओं का जो है सबसे महत्वपूर्ण रूप से योगदान होता है इसमें। और साथ ही साथ इसमें जो होता है स्कूल, देखिए सेंटर में होते हैं, स्कूल अपना महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाते हैं। और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जो है विद्यार्थियों जो है ये लोगों तक ज्ञान भी आसानी से पहुंचाया जा रहा है। जैसे आज मैं आप लोगों के सामने कंटेंट जो प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो ये किसका देन है, ये ऑनलाइन का ही देन है। तो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से ये चीजें भी पॉसिबल हैं। 163वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर तो ग्रामीण समाज में किस प्रकार के सामाजिक आंदोलन हुए हैं। देखिए, ग्रामीण समाज में देखा जाए तो बहुत प्रकार के आंदोलनों को लिया गया, जिसमें कि भूमि सुधार आंदोलन जो है इसमें शामिल किया गया अगर देखा जाए तो बहुत ही। और ग्रामीण समाज के जानते प्रमुख जो काम है वो कृषि का है, तो जाहिर सी बात है कि किसान आंदोलन का होना स्वाभाविक देखने को मिलता है। और समस्याएं जो मिलती हैं वो जल को लेकर होती है, क्योंकि सिंचाई के लिए चाहिए, पीने खाने के लिए जल चाहिए, और जो भी आवश्यकताओं के लिए कृषि कृषि उत्पादकता के लिए जल चाहिए। तो जल संरक्षण आंदोलन भी देखिए समय समय पर जो है सामाजिक आंदोलन चलाए गए, जिससे कि ग्रामीण समाज को विकसित किया जा सके, व्यवस्थित किया जा सके, ठीक है ना। इसके लिए जो है महत्वपूर्ण रूप से प्रयास इस पर किया गया। 164वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार कैसे हो सकता है। देखिए, जाहिर सी बात है, ग्रामीण की रहें चाहे शहरों की हो, तो पहले शिक्षित करना बहुत जरूरी है, और उनको रोजगार के अवसर प्रारंभ और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है, ठीक है। आज देखिए ये चीजें देखा भी जा रहा है कि अगर कोई भी जगहों पर अगर महिला हैं या तो पुरुष हैं, तो अगर वो दोनों शिक्षक हैं सरकारी विद्यालयों में, तो उनकी सैलरी में ऐसा नहीं कि नहीं वो महिला है तो उनका कम रहेगा, वो पुरुष है तो उनका ज्यादा है, बल्कि समान अवसर उनको मिल रहा है। और महिलाएं जो उभर के सामने भी आ रही है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में भी सुधार लाया जा सकता है, और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से, यानी सामाजिक जो जागरूकता है ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से इसमें अपना काम करता है, ठीक है ना। तो ये भी महत्वपूर्ण काम हो जाएगा आप लोगों का। जब इसमें बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों हम लोग आगे लेकर प्रश्नों की श्रृंखला को, तो देखिए 165वां हम लोग का प्रश्न क्या है यहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन के क्या कारण हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए पलायन के बहुत सारे कारण निकल कर आते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जिसमें रोजगार का देखिए अभाव है। सही बात है कि भाई रोजगार कम है, कौन सा काम होगा, काम का अभाव है। फिर कम आय लोगों को मिलता है, कम आय भी देखिए बहुत बड़ा कारण बनता है। और बेहतर जीवन शैली की तलाश, बेहतर जीवन शैली की तलाश के लिए भी लोग जो है वो शहरों की ओर जो है वो पलायन करते हैं, ठीक है। ये जो हो गया मुख्य रूप से। आगे जब बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों हम लोग क्या है, तो ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज। ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज जो है वो क्या है, वैश्वीकरण जिसे हम लोग कहते हैं, पूरे विश्व का एकीकरण, और सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, ये महत्वपूर्ण रूप से इसमें शामिल होता है। 166वां प्रश्न देखिए हम लोगों का, ये देखिए क्या है प्रश्न विद्यार्थियों, इसको देखिए आप सभी लोग और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा। डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी करते रहना है।
तो जो भी कंटेंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे उसे जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर भी शेयर करते चलिए। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही परिश्रम होता है पूरे कंटेंट को बनाना, प्रोवाइड कराना, उपलब्ध कराना। तो एक महत्वपूर्ण टीम वर्क इसके लिए लगी रहती है, और टीम वर्क में और भी लोग बेहतर बढ़ सकते हैं इसमें हम लोग का, उसमें आप लोगों के योगदान के द्वारा। उससे क्या करना है आप लोग को, बस छोटा सा एक काम करना है, बस इसे शेयर करना है। वैश्वीकरण के कारण क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो है नई तकनीकों का विकास हुआ, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के जो बाजार थे वो विकसित हुए, और निवेश के अवसर भी बढ़े हैं। निवेश के अवसर भी बढ़ने को देखने को मिला, ताकि जो लोग हैं वो इंटरेस्ट लें और महत्वपूर्ण रूप से जो है गाँव का भी विकास हो सके। वैश्वीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव है? वैश्वीकरण में देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिया और शैक्षिक मानकों में सुधार भी किया है। ये वैश्वीकरण की जो है सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक रहेगा। आगे जब बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, देखिए 168वां हम लोग का प्रश्न क्या है, 168 प्रश्न, वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं, इनको हम लोग समझते हैं। देखिए सकारात्मक प्रभाव में अगर देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो जो है तकनीकी प्रगति देखने को मिला है और आर्थिक विकास देखने को मिला। यानी सकारात्मक ये प्रभाव देखने को मिला कि तकनीकी प्रगति बहुत ही बड़े पैमाने पर देखी गई और आर्थिक विकास भी हुआ, क्योंकि पूरे विश्व का एकीकरण हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग रोजगार के अवसर, काम वगैरह तमाम तरह की चीजें जो है उनका भी आदान प्रदान हुआ, तो जिसके माध्यम से क्या हुआ प्रिय विद्यार्थियों, सकारात्मकता देखने को मिली। लेकिन नकारात्मक प्रभाव देखने को क्या मिला, मतलब नकारात्मकता भी देखने को मिली, मतलब सांस्कृतिक जो है अपक्षय देखा गया और असमानता देखी गई। ये देखा जाए तो नकारात्मकता भी ये देखने को मिल रहा है। सांस्कृतिक अपक्षय का मतलब होता है कि पश्चिमी सभ्यता वाले पूर्वी सभ्यता को ले रहे हैं, और पूर्वी सभ्यता वाले जो है पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता वाले पूर्वी सभ्यता को। तो इसका मतलब क्या है, मतलब दो दूसरे संस्कृति को अगर ले रहे हैं तो एक संस्कृति को छोड़ रहे हैं तभी दूसरे संस्कृति को ले रहे हैं, तो ये चीज भी देखने को मिलता है। 169 देखिए प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय युवाओं पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है? भारतीय युवाओं पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है? युवाओं ने देखा जाए तो प्रिय विद्यार्थियों आधुनिक जीवन शैली को जो है और तकनीकी कुशलता को जो है और वैश्विक दृष्टिकोण को जो है अपनाया है। तो युवाओं ने देखा जाए तो आधुनिक जीवन शैली जो इस तरीके से इस समय है वर्तमान में उसको लोग ले रहे हैं, लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और तकनीकी कुशलता को जो है अपने अंदर वो आत्मसात कर रहे हैं, और वैश्विक दृष्टिकोण को वो अपना रहे हैं, ताकि जो है वो पूरे जो विश्व में जो है वो भारतीय जो युवा है वो अपने परिचय को दे सके। देखिए इन युवाओं का महत्वपूर्ण रूप से योगदान जो है भारत सरकार या कोई भी जो है वो अगर महत्वपूर्ण तरीके से इनका यूज करे तो ये और भी हम लोग के देश के लिए वरदान साबित हो जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि अभी सही मायनों में जो है भाई बहुत सी मामलों में जो है राजनीति का शिकार चढ़ जाते हैं या सांप्रदायिक चीजों का शिकार चढ़ जाते हैं बहुत सारे युवा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है, जातिगत हो गया, धार्मिक हो गया, तमाम ऐसी चीजें जो प्रभावित करती हैं। वैश्वीकरण और सांस्कृतिक विविधता में क्या अंतर है? देखिए वैश्वीकरण और सांस्कृतिक विविधता में क्या संबंध है? देखिए वैश्वीकरण ने क्या किया प्रिय विद्यार्थियों, विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ा है। किसको जोड़ा है? विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ा है, लेकिन स्थानीय संस्कृतियों को कमजोर भी किया है। देखिए विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने का मतलब वही मैंने कहा कि जैसे पश्चिमी वाले हैं पूर्वी सभ्यता को ले रहे हैं, जैसे हम लोग जो है विदेश मतलब रसिया के लोग देख रहे हैं कि इस समय जो है भारतीय संस्कृति को ले रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर, और हम लोग जो है मतलब यहाँ के लोग जो है उनकी संस्कृति में जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीज देखने को मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों आगे जब हम लोग बढ़ते देखिए मास मीडिया एंड इंफॉर्मेशन, जनसंचार और सूचना, तो ये चैप्टर है आप लोगों का। यहाँ देखिए प्रश्न है 171 प्रश्न, प्रिंट मीडिया का क्या महत्व है? प्रिंट मीडिया का क्या महत्व है? प्रिंट मीडिया के बारे में अगर हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो सूचनाओं का प्रसार करता है और समाज को जागरूक बनाने का काम जो होता है वो प्रिंट मीडिया का होता है। प्रिंट मीडिया का मुख्य रूप से जो काम होता है सूचनाओं का प्रसार करने का काम उन्हीं का होता है, और समाज को जागरूक बनाने का काम जो होता है वो प्रिंट मीडिया जो होते हैं इसमें महत्वपूर्ण रूप से अपनी भूमिका निभाती है। ठीक है ना। 172वें प्रश्न की ओर जब देखिए बढ़ते हैं यहाँ पर, तो टेलीविजन के माध्यम से शिक्षा का प्रसार कैसे किया जा सकता है? ठीक है ना। टेलीविजन के माध्यम से हम लोग जो है शिक्षा का प्रसार कैसे कर सकते हैं? देखिए शिक्षा का प्रसार के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए शैक्षिक कार्यक्रमों को करके, ऑनलाइन पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करके, जैसे देखिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम आप लोग को मिल रहा है, और जागरूकता अभियान के माध्यम से जो है विद्यार्थियों जो है ये शिक्षा का प्रचार और प्रसार बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, जिससे सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। 173 173वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, समाचार पत्र और लोकतंत्र में क्या संबंध है? समाचार पत्र और लोकतंत्र में क्या संबंध है? देखिए समाचार पत्र जो होता है विद्यार्थियों लोकतंत्र को क्या करते हैं? सशक्त बनाते हैं। क्या करते हैं? उसको सशक्त बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, और जनता की समस्याओं को उजागर करते
हैं। यानी समाचार पत्र का ही ये महत्वपूर्ण रूप से योगदान है जो लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम है और जनता की समस्याओं को उजागर करते हैं। ये महत्वपूर्ण रूप से जो है प्रिय विद्यार्थियों वो ये चीज देखने को मिलती है। 174वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर तो डिजिटल मीडिया और पारंपरिक मीडिया में क्या अंतर है। डिजिटल मीडिया और पारंपरिक मीडिया में क्या अंतर है। देखिए डिजिटल मीडिया में जब हम लोग बढ़ते हैं तो तेज और सुलभ है। यानी डिजिटल मीडिया जो है वो बहुत ही तेज है, फास्टेस्ट है और बहुत ही सुलभ है, मतलब आसानी से सभी लोगों तक वो उपलब्ध हो जा रहा है। जबकि जो है पारंपरिक मीडिया जो है प्रिय विद्यार्थियों वो भरोसेमंद है और व्यापक है। जैसे पहले रेडियो पर लोग इतना महत्व देते थे, तो रेडियो पर कोई सूचनाओं को जब वो सुनते थे लोग तो बड़ी ही उसको वैल्यू दी जाती थी ना। आज देखिए चीजें धीरे धीरे वो समाप्त हो रही हैं, वो कम देखने को मिल रहा है। 175वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, सोशल मीडिया पर निर्भरता के क्या खतरे हैं। देखिए यह ध्यान भटकाव के कारण भी बनता है प्रिय विद्यार्थियों, कभी कभी गलत सूचनाओं को भी ये हम लोगों तक पहुंचा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है मानसिक तनाव का कारण भी ये बन जाता है। कौन? सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पर निर्भरता, जैसे कहा गया यूट्यूब के बारे में ही अगर बात की जाए आपसे कि जैसे यूट्यूब है, यदि आप यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब क्रिएटर हैं, आप काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो अगर चीजें चल रही तो अच्छी बात है। जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है जो अपने कंटेंट को बनाते हैं मगर उनका कंटेंट नहीं चलता है, तो पहले चला उनका पता चला व्यू बहुत सारा आ रहा है लेकिन व्यू कम होने लगा, तो उनके अंदर क्या आने लगता है, फिर नकारात्मकता भाव आने लगता है ना, तो वो डीमोटिवेट टाइप में होने लगते हैं फिर वो ना, तो ये एक बहुत ही नकारात्मकता की ओर लेके चला जाता है। चलिए बढ़ते हैं 176वें प्रश्न की ओर, नारीवादी आंदोलन का उद्देश्य क्या है। नारीवादी आंदोलन का उद्देश्य क्या है। देखिए महिलाओं को समान अधिकार जो है उपलब्ध कराना जो होता है मुख्य रूप से काम इनका, महिलाओं को सम्मान दिलाने का जो काम होता है और स्वतंत्रता प्रदान करना जो होता है, नारीवादी आंदोलन का मुख्य रूप से ये आंदोलन चलाया गया है नारियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, ठीक है ना। यानी कि महिला एक तरीके से लिंगवाद भी कह सकते हैं इसको, लेकिन ये हम लोग यहाँ पर इस बात को नहीं समझेंगे। नारीवाद आंदोलन यानी क्यों आंदोलन कोई करता है, यानी उसका अभाव देखने को मिलता है या उनको उनका तिरस्कृत किया जाता है, तभी ये चीजें देखने को मिलती है समाज में। तो महिलाओं को जब समान अधिकार नहीं मिला तब देखिए नारीवादी आंदोलन का वो रूप लेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, स्वतंत्रता उन्हें नहीं मिलेगी, तब भी वो नारीवादी आंदोलन के रूप में देखने को मिलेगा। 177वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जब पर्यावरणीय न्याय आंदोलन, पर्यावरणीय न्याय आंदोलन का क्या महत्व है। पर्यावरणीय न्याय आंदोलन का क्या महत्व है। यह पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करता है। क्या करता है, पर्यावरणीय जो समस्याएं होती हैं प्रिय विद्यार्थियों उनका यह समाधान करता है और वंचित समुदायों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो वंचित जो समुदाय होते हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने का काम जो होता है वो पर्यावरणीय न्याय आंदोलन के अंतर्गत ही किया जाता है। मजदूर आंदोलन का समाज पर क्या प्रभाव है। मजदूर आंदोलन का समाज पर क्या प्रभाव है। देखिए मजदूर आंदोलन में अगर देखा जाए तो श्रमिकों के अधिकारों के लिए और उनके जीवन स्तर में महत्वपूर्ण रूप से सुधार करने का जो काम किया है वो मजदूर आंदोलन ने ही किया है। तो मजदूर आंदोलन का जो है समाज पर जो है बहुत व्यापक प्रभाव देखने को मिला है और श्रमिकों के अधिकारों की मुख्य रूप से इसमें बात की जाती है प्रिय विद्यार्थियों, जो महत्वपूर्ण रूप से है। 179 179वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, नागरिक अधिकार आंदोलन का उद्देश्य क्या है। नागरिक अधिकार आंदोलन का उद्देश्य क्या है। नागरिक अधिकार आंदोलन ने क्या किया है विद्यार्थियों, समानता और सामाजिक न्याय के लिए जो है लड़ाई लड़ी। किसकी लड़ाई लड़ी। नागरिक अधिकार आंदोलन जो है मुख्य रूप से समानता और सामाजिक न्याय के लिए जो है मुख्य रूप से लड़ाइयां लड़ी गई, उसे हम लोग नागरिक अधिकार आंदोलन कहते हैं। 180वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, आदिवासी आंदोलन क्यों शुरू हुए। आदिवासी आंदोलन क्यों शुरू हुए या क्यों शुरू किया गया था। तो आदिवासी जो आंदोलन था उनके भूमि अधिकारों को लेकर, संस्कृति को लेकर और पहचान को बचाने के लिए जो आंदोलन शुरू किया गया था आदिवासी, यानी आदिवासी लोगों के अपनी व्यवस्थाएं जो थी उनको बचाने के लिए जो आंदोलन शुरू किया गया था आदिवासियों के द्वारा, उन्हें हम लोग आदिवासी आंदोलन कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो मुख्य भारतीय के रूप में जो है वो आदिवासी व्यक्ति ही जो है वो असली नागरिक हैं देखा जाए देश के, तो ठीक है ना प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई, ठीक है ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये आप लोगों का। तो प्रिय विद्यार्थियों ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यहाँ पर 181 से लेकर 200 तक मतलब लास्ट सेशन जो होगा आपका 10वें भाग में वो डिस्कस आपके साथ किया जाएगा। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को से जुड़ जाइए और जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर। और डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।